वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे और मेहनत अब और ज़ोरों से शुरू कर दी होगी, है ना बच्चों? करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मेहनत करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अगर समझ आता है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करो और कमेंट भी कर दिया करो कि सर ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। जब हम मेहनत करते हैं और आप देखते हो उसे, और जब आप कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर मान लो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा या मेरा कोई तरीका समझ नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट करो कि सर थोड़ा ऐसे समझाओ, हमें और अच्छा समझ आएगा, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। देखो, सर्कल क्या होता है? सबको पता है सर्कल क्या होता है, राइट? अब सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता है और कुछ बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सीखनी है। ओके बच्चों, कुछ चीजें आपने 9th में सीखी होगी ज्योमेट्री में, जहां पे आपने एक थ्योरम भी पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है आर्क क्या होती है, और उससे आगे चलेंगे और कुछ चीज़ें बताऊंगा। आ जाइए, देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है? सर्कल है विद सेंटर O, राइट? ए बी क्या है? डायामीटर। रेडियस क्या है? डायामीटर का हाफ होता है। कितने रेडियस दिख रहे हैं? ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तीनों रेडियस हैं ये। ओके, क्या फर्क होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस का डबल कर दो तो क्या आ जाता है? डायमीटर आ जाता है। यहां तक तो सबको पता है ना? एक और बात आप लोगों को पता है, क्या पता है? कि जो ये सर्कुलर एंगल होता है, ये कितने डिग्री का होता है? एक तो ये सर्कल नहीं बनते मेरे से, चलिए थोड़ा कुछ ठीक सा बन गया है, ठीक ठीक लगा लेना यार। ओके, तो जो हमारा एंगल होता है, कौन सा एंगल? सर्कुलर एंगल। जो सर्कुलर एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये भी आपको पता है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाए सर्कमफ्रेंस। ये भी आपको पता है। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? जैसे जो हमारी क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उन सब का क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ट्राइंगल, इन सब का। लेकिन सर्कुलर फिगर में पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते बच्चों। क्या यूज करते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या होती है सर्कमफ्रेंस? सेम, अगर यहां से चले और पूरा सर्कुलर राउंड काट के यहां तक आ जाए तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। पाई आपको पता ही है क्या होता है? वेयर पाई इज 22/7। ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको सारे फॉर्मूला समझाऊंगा पहले इस चैप्टर से रिलेटेड। हालांकि पहली एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही लगेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में लगेंगे, लेकिन पहले समझा देता हूं। तो ये बेसिक क्लास हो गई, समझ लो इसकी। और कोशिश करेंगे कि आज पहली एक्सरसाइज खत्म कर ले। 5 क्वेश्चन है, आसान आसान से फटाफट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सारे फॉर्मूलाज को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ लिए एक बारी तो फिर कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूं, मेहनत कहां करो? कॉन्सेप्ट के लिए। नंबर अपने आप आएंगे। ज्ञान बढ़ाओ अपना, नॉलेज बढ़ाओ अपना। इसलिए मत पढ़ो कि पढ़ना है, पास होना है, नंबर लाने हैं। इसलिए पढ़ो कि आपको ज्ञान अर्जित करना है, यानी कि यू हैव टू गेन द नॉलेज विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड द बेस्ट थिंग। ओके, चलिए एरिया क्या होता है? एरिया भी आपको पता है। इट मीन्स हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय दिस फिगर। किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? इस बोर्ड का एरिया क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर बोर्ड। एरिया क्या है? यानी कि जितनी ये वॉल इसने कवर कर ली है, इसका एरिया, या जितना ये व्हाइट पोर्शन है। ऐसे ही सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है? πr²। ओके, यहां तक तो आपको पता था। अब नई चीज क्या बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर। नो, व्हाट इज सेक्टर?
सेक्टर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एक पार्ट। कैसा पार्ट? जैसे कि ये एक पार्ट है BOC, ये एक सेक्टर है। शेडेड कर दूं, ये लो, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब ये होता है माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ एरिया है इसको बोलते हैं बच्चों मेजर सेक्टर। ओके, अब कैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हमें मान लो सर्कल का एरिया पता है तो क्या सेक्टर का निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड। याद आया, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 12 पेन इतने रुपए के आते हैं तो 20 पेन कितने रुपए के आएंगे? पहले 1 के लिए सॉल्व करो और फिर 20 के लिए सॉल्व करो। सेम ऐसे ही यहां पढ़ना है कि अगर 360 डिग्री एंगल पे इतना एरिया है, ये पूरा एरिया है सर्कल का, और पूरा एंगल कितना है? 360, तो इतने एंगल के लिए कितना एरिया होगा? एज सिंपल एज दैट। इतना ही आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि जितना भी एरिया है उसको किससे डिवाइड कर दो? 360 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? रिक्वायर्ड एंगल्स। ऐसे ही करते हैं ना। 1 के लिए कैसे निकालते हैं? अगर मान लो 12 पेन 120 रुपए के आ रहे हैं तो एक पेन कितने का आएगा? तो हम क्या करते थे? 120 डिवाइडेड बाय 12। अब 5 पेन कितने आएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। एक का निकल गया ना। तो अब हमने क्या करा कि πr² फुल एरिया है उसको डिवाइड कर दिया 360 डिग्री से, यानी कि 1 डिग्री के लिए हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब जितने डिग्री के हमारा एंगल है उतने डिग्री के लिए और निकाल लो। आसान हो गया ना, बिल्कुल, है ना। बस इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। कैसे तरीका चेंज हो जाता है? इसको लिखते कुछ ऐसे हैं बच्चों कि θ/360 πr²। तरीका वही है, बस 360 को πr² के नीचे ना लिख के किसके नीचे निकाल देते हैं हम? थीटा के नीचे। घुमा ऐसे दिया। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करती है। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर प्रेजेंटेशन को समझो। गॉट इट? सेम ऐसी लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? दिस इज एन आर्क। BC क्या है? BC एक आर्क है, माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या बनेगी? CB। जब वो बोले BC माइनर आर्क यानी कि ये छोटी की बात कर रहा है, जब वो बोले BC मेजर आर्क यानी कि वो इस बड़े की बात कर रहा है। कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, प्रोपोर्शनेट एंगल, यानी कि θ/360 इंटू 2πr। 2πr पूरे की होती है, θ/360, इसको 2 से काट दो, कितना आंसर आ जाएगा? इसको थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों, जगह बनाते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। लो, क्या बन गया? ये बन गया θ/180πr। बात समझ में आ गई? गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने इसके बाद लिखा हुआ था एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होती है बच्चों? पहले तो देखिए सेगमेंट क्या होती है, देखते हैं। मान लीजिए ये एक सेक्टर है, एक और बना दिया। कौन सा? DOC। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर को। ये थीटा हमें पता है, ये मान लो सेंटर O है और ये थीटा है, इसको थीटा बना देते हैं और अच्छा सा बना देते हैं, क्लियर नजर आना चाहिए। लो जी, ओके बच्चों, हमें पता है ये पूरा क्या है? सेक्टर। अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं DC को, क्या बोलते हैं हम इसको? हम DC को, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। फर्क पता है ना कॉर्ड क्या होता है? 3 तरीके से लाइनें आती हैं, चलो बता देता हूं थोड़ा सा। ये लीजिए, अगर लाइन इसके अंदर है AB, क्या है ये? कॉर्ड। अगर लाइन बाहर गई, क्या बन गई? सीकेंट। अगर लाइन टच करती हुई जा रही है एक ही पॉइंट पे, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? ये 3 तरीके से लाइंस होती हैं। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं। इसका यहां पे अभी कोई काम नहीं है, ना सीकेंट का और ना ही टेंजेंट का। काम किसका आएगा? सिर्फ कॉर्ड का आएगा। चलिए, तो अब ये क्या है? DC एक कॉर्ड है। ओके बच्चों, और ये क्या है? अब ये बन गई एक ट्राइंगल, और ये जो पार्ट बचा इसको बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। यानी कि
सर्कल को जब हम एक कॉर्ड से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये दो सेगमेंट्स बन जाती है, मींस टू पार्ट्स ऑफ सर्कल। इसको बोल देते हैं माइनर सेगमेंट और इसको बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। हमेशा सर्कल में ऐसे ही होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे तो थीटा भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए ये थीटा सेक्टर पे काम करता है, यानी कि जब सेंटर से कुछ जुड़ा होता है। ये पार्ट तो सेंटर से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, छोटा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी में ही थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों। तो इस पार्ट को समझिए। मान लीजिए ये है हमारा सर्कल, ये है हमारी कॉर्ड, ये है हमारा सेंटर और ये हमें थीटा गिवन है, ओके। और ये है हमारा माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है बच्चों। नाम दे देते हैं OAB। क्या बन गया ये तो बन गया एक सेक्टर, बन गया ना। अगर हम बात करें OAB सेक्टर, और एक और चीज बन रही है, OAB क्या बनती है, ट्राइंगल बनती है ना। अगर हम इस सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या करेंगे बच्चों, सेगमेंट जो बनती है वो हमेशा एक सेक्टर पे बनती है। फिर देख लो कैसे बनती है। मान लो ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये हो गई सेगमेंट। तो सेंटर गिवन होगा, इसको और इसको ज्वाइन करा दो, ये क्या बन गया, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। ये पूरा सेक्टर बन गया जिसमें ये सेगमेंट आ रही है। तो क्या करना है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल माइनस कर देंगे। लो जी, क्या बच गया, माइनस करके दिखाते हैं। चलिए, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाला था और सेक्टर के एरिया में से ये देखो हमने माइनस कर दी ट्राइंगल, कर दी ना बच्चों। क्या बच गया, बच गया ना सेगमेंट। तो क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिखाया था, लास्ट एक्सरसाइज में। नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी क्लास देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की 4 तरीके की ट्राइंगल होती है। राइट एंगल होती है, आइसोसेलेस होती है, स्केलीन ट्राइंगल होती है और इक्विलेटरल होती है। और मैंने सबके फॉर्मूले भी बताए थे, याद आया। पढ़ा करो बच्चों, तभी याद आएगा। क्लास देखो, ओके। और जिसने देखी होगी उसको पक्का याद आ गया होगा कि मैंने ट्राइंगल के एरियाज निकालने सिखाए थे। अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो। अब जो कुछ है वो इस थीटा पे डिपेंडेंट है। लीजिए, समझ लीजिए, ये बन गई हमारी ट्राइंगल AOB। अब इसमें बच्चों आपको कुछ केसेस दिए होंगे, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों से यही गलती होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गलती कहाँ होती है। सब कुछ डिपेंड करता है ये थीटा कितना है। ये आपको थीटा कितना गिवन होगा बच्चों, ये थीटा गिवन हो सकता है आपको 60 डिग्री, थीटा गिवन होगा आपको 90 डिग्री और थीटा गिवन होगा आपको 120 डिग्री, ओके। अब देखो, थीटा से तो आप भली भांति परिचित हो। कैसे परिचित हो, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो ना अच्छे से। हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको फॉर्मूले समझाता भी हूँ और लिखवा भी देता हूँ। समझ में आ जाए तो सबसे अच्छी बात, नहीं तो लर्न कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। अगर गिवन है थीटा 60 डिग्री, कौन सा केस, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है बच्चों।
ये थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट को, फॉर्मूले को। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए। हाँ जी बच्चों, केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये दोनों क्या है बच्चों, रेडियस, और दोनों रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दोनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है तो सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या बचा, 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। 60 माइनस कर दिया, इन दोनों का 120 बचा और दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो गया, 60। तो क्या समझ में आया बच्चों कि अगर थीटा ये वाला सर्कल वाला, याद रखना, अगर ये 60 दे रखा है, इट मींस ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। यहां पे a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √3/4 r², क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड है वो रेडियस है। बात समझ में आ गई बच्चों, पहला तरीके से सॉल्व हो गई। ओके, अब लेते हैं केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री। ओके बच्चों, अगर 90 डिग्री दे रखा है तो क्या करेंगे, अगर 90 डिग्री दे रखा है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर हम ट्राइंगल को घुमा दें, कैसे घुमा दें, मान लो ये एक ट्राइंगल है AOB और एंगल है ये वाला 90 डिग्री का O, ऐसी होगी ना ट्राइंगल, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गॉट इट, इजी है ना, बहुत इजी है। तो एरिया क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बेस भी जो है R है और हाइट भी R है, तो एरिया बन गया 1/2 r²। ठीक है, ये याद करते जाना बच्चों और लिखते भी जाना। देखो सब कुछ समझा रहा हूं आपको। गॉट इट। अब आ जाओ केस 3। केस 3 क्या है, लीजिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, या अगर मान लो, वैसे यही आएगा और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास टेबल में वैल्यूज ये क्यों आएंगी, क्योंकि आपके पास जो टेबल बनवाई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, और जो आपके कोर्स में आपकी बुक में टेबल बनी हुई है बच्चों, उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 30 डिग्री की, 60 की, 45 की और 90 की। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो इसलिए इसके अलावा और कोई थीटा बनता भी नहीं है। गॉट इट। चलिए आ जाइए, अब देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये सबसे मुश्किल पार्ट है। ठीक है, समझिए कैसे निकलेगा। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं इस छोटे से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्राइंगल वाला पार्ट ले रहे हैं। समझिए बच्चों, ये है वो ट्राइंगल जो सर्कल में बनी हुई थी और ये थीटा है 120 डिग्री। गॉट इट, गुड। हम क्या करेंगे बच्चों, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, आपने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो याद रखिएगा, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ गया। ओके बच्चों, गॉट इट। चलिए, और इसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल इन एरिया। यानी कि हमें सिर्फ एक का एरिया निकालना है और उसको अब डबल कर देना है। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाली ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए, हाफ पार्ट का निकालेंगे। यानी कि हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। कैसे निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पर कैसे निकालें बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हम लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में, लेकिन ना तो हमें बेस पता है और ना ही हमें हाइट पता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेस और हाइट निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है बेस AD और हाइट OD।
ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री से ही फाइंड आउट होगी। कैसे फाइंड आउट होगी, ये 120 था, ये बाइसेक्ट हो गई, तो ये वाला एंगल कितना बच गया, ये एंगल बच गया बच्चों 60 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने 90 ड्रॉ किया था, ये 120, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट, इसलिए ये हाफ हाफ हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये 30 या 90 60, हमारी ये ट्राइंगल पूरी हो गई। ओके बच्चों, अब इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। हमें क्या पता है, हमें थीटा पता है और हमें आर पता है, आर हमारे पास है। तो चलिए निकालते हैं हम एडी और ओडी। कैसे निकलेगा, अब हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बनाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। ओके बच्चों, इस थीटा से जब निकालेंगे तो हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकलेगा। और कैसे निकलेगा, निकालते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं थीटा की, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम साइन ओ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब इसको समझ लो, ये गिवन ही नहीं है हमें। ओके, ये 60 गिवन है, तो हमें 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। कैसे निकालना है, चलिए क्या निकालते हैं, ओडी अपॉन गिवन क्या है, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, जो गिवन है उसको नीचे रखना है। यानी कि ओडी को हमने ऊपर रखा, गिवन क्या है हमें ओए, वो हमने नीचे रखा। क्या बन जाएगा ये, ओडी इज बेस, इस एंगल के लिए ये बेस है, परपेंडिकुलर। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज तो कॉमन होता है, चाहे कोई भी एंगल ले लो। ओके, तो ओडी अपॉन ओए, ओडी अपॉन ओए क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया। क्या बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ओ। याद आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, याद आ गया। तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, यानी कि कॉस ओ। ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, तो ओडी मींस ओडी, ए मींस आर, कॉस ओ मतलब कॉस 60 डिग्री। क्या बन गया, ओडी की वैल्यू आ गई आर कॉस 60 डिग्री। समझ में आ गया। ऐसे ही अब एडी की निकालेंगे। एडी कैसे निकल जाएगा, एडी निकालना है और आर गिवन है, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, एडी इज इक्वल टू आर साइन 60 डिग्री बन गया। अब हम आ जाएंगे अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कहाँ लिखो, यहीं लिख देते हैं, चलिए। तो हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस और हाइट ये दोनों है, कैसे भी लिख लो। क्या लिखेंगे, आर साइन 60 डिग्री इंटू आर कॉस 60 डिग्री। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल का, एओडी का आया अभी सिर्फ। क्या पूरी ट्राइंगल का आ गया, नहीं। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए ए ओ बी का, और हमारे पास आया है ए ओ डी का, यानी आधी पार्ट का है। तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, ये लो, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बन गया बच्चों। क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर इंटू आर क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब आते हैं अपने फॉर्मूला पे। कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखिए बच्चों, ये पार्ट हटा रहा हूं छोटा सा, जो केसेस लिखे थे, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। लीजिए, क्या था, हमारे पास था एक सर्कल, जिस सर्कल में एक सेक्टर था, ये 120 डिग्री का एंगल था, और हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ओ ए बी का। क्या फॉर्मूला बनाया हमने फॉर्मूला बनाया आर स्क्वायर साइन 60 कैसे आया, थीटा बाय 2, 120 का हाफ होता है ना, तो थीटा बाय 2, और कॉस 60 कैसे आया, 120 का हाफ, तो क्या लिख देंगे, थीटा बाय 2। तो तीसरा केस, यानी कि जब भी आपको एंगल दे रखा हो 120 डिग्री का और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्या फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा हो अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो,
2 बार रिपीट करके देखो क्लास को, 3 बार रिपीट करके देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ट्राइंगल का एरिया क्या निकाला हमने? सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। ये कैसे निकाल लिया? फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला कैसे बनाया हमने? ट्रिग्नोमेट्री से हेल्प लेके। कैसे करा? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल बनते ही क्या हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो जाती है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही हमने क्या करा? इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमें आर गिवन था, ये दोनों साइड्स निकाल ली। कैसे निकाल ली? मैंने फॉर्मूला आपके सामने है। एक्सरसाइज 8.1 अगर नहीं करी है तो अच्छे से कर लो, देख लो मेरी वीडियो में जाके। ओके, अगर आप कहो चलो मैं डाल देता हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो प्लीज उसको फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लेना। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो वहां से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, तो वहां से हमने इसका ओडी का और एडी का मेजरमेंट निकाल लिया। किस फॉर्म में? साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। फिर हमने क्या करा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 3 ही केसेस आएंगे व्हेन यू विल बी गिवन विद थीटा 60, 90 एंड 120 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल टू गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज? पहले वाली के लिए √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरी 90 डिग्री वाली बन रही होती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मींस हाफ आर स्क्वायर, लिखा हुआ है देखो। और तीसरी वाली के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूलाज हैव बीन कवर्ड फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद सिर्फ अब हमें क्या रह गया है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, वेलकम बैक। सो बच्चों, अब तक हमने सीखा कि सर्कल से रिलेटेड कितने टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। सर्कल में किस किस का एरिया निकलता है? सर्कल का एरिया निकलता है, सेक्टर का एरिया निकलता है, सेगमेंट का एरिया निकलता है। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है पहले ट्रायंगल का एरिया, जो हम सीख चुके हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सरसाइज 12.1। 5 क्वेश्चन हैं, 3 अभी कर रहा हूं, 2 अगले बोर्ड पे करेंगे और एक्सरसाइज खत्म और आज की क्लास भी खत्म। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 2 सर्कल्स हैं। क्या है? 2 सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। बड़े वाले का रेडियस 19 है, छोटे वाले का रेडियस 9 है। वो कह रहा है इन दोनों की सरकमफ्रेंस के इक्वल एक सर्कल बनाओ, यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस प्लस इसकी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू इस बड़े वाले की सरकमफ्रेंस, और बताओ कि उसका रेडियस कितना होगा। बहुत आसान है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने के हमेशा 2 तरीके होते हैं। एक होता है लॉन्ग मेथड, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इस बार स्टेप बाय स्टेप नहीं, इस बार MCQs आ रहे हैं। क्या करना है? स्मार्टली प्ले करना है। कैसे प्ले करना है आइए दिखाता हूं कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 3 से 4 स्टेप्स के अंदर। देखिए हमने क्या करा, इसके रेडियस को कैपिटल R बना दिया, इसके रेडियस को स्मॉल r बना दिया, और इसको जो हमने निकालना है इसको हम R दे देंगे नाम फिर से, ठीक है? R1 दे देंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की? 2πr। लो जी, 2πr प्लस 2πr, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2πr1। गॉट इट? यही कह रहा है वो कि 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस ये और ये हैं, इन दोनों की सरकमफ्रेंस को जोड़ के एक और सर्कल की सरकमफ्रेंस है, बताइए उसका रेडियस क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ दीज 2 सर्कल्स। राइट? कम क्या करेंगे? 2π कॉमन निकाल देते हैं बच्चों। देखो कितना आसान है, ब्रैकेट में रह गया r प्लस r इज इक्वल टू 2πr1। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r प्लस r इज इक्वल टू r1। 19 प्लस 9 इज इक्वल टू r1। 28 इज इक्वल टू r1। सिंपल है ना? सोचना ही नहीं है, ट्रिक्स देखो, दिमाग देखो, ठीक है? और प्रैक्टिस करो। मैं कराने को कैसे करा सकता था? पहले इस फॉर्मूले में 19 पुट करता, सॉल्व करता, फिर इसमें 9 पुट करता, सॉल्व करता, फिर दोनों को ऐड करता, फिर इसके इक्वल रखता, फिर काटता, फिर पीटता, पूरा बोर्ड भर जाता इस क्वेश्चन को करने में। गॉट इट? आपको भी ऐसे ही करना है कि फटाफट से सॉल्व हो और फटाफट से आंसर आए, टिक मारो अगले क्वेश्चन पे। ओके? और अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर है
तो भी अगर आप ऐसे करते हो तो 100% मार्क्स मिलेंगे। टीचर भी खुश हो जाएगा बच्चों कि आपने स्मार्टली क्वेश्चन को किया है। गॉट इट। सेकंड भी ऐसा ही है, वो कह रहा है फिर से दो सर्कल्स हैं, इसका रेडियस 8 है, इसका रेडियस 6 है, इन दोनों के एरिया के बराबर एक और सर्कल का एरिया है, अब बताना है उसका फिर से रेडियस। तो पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था, अब के किसका लगाना है बच्चों, अब के लगाना है एरिया का फॉर्मूला। लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। सेम यही कहना है ना कि दो सर्कल्स का एरिया। चलो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी है। ओके क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज टू सर्कल्स। यही कह रहा है। चलिए चलो बच्चों क्या करेंगे, पाई कॉमन निकाल लेंगे, क्या रह गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना 36 इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया तो आ गया 10। लो जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतनी ही देर लगनी चाहिए बच्चों आपको एग्जाम में, हार्डली 30 सेकेंड्स, फटाफट। मैं तो फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपने तो सीधा पुट करना है, बट वो आप तब कर पाओगे जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार। ओके बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ऐसे 4-5 सर्कल वाला एक वो बना रखा है जिसपे आर्चरी के लिए, ठीक है ना, निशाने लगाते हैं, तीर ऐसे, है ना। अब उसने बताया है कि जो ये सबसे पहले वाला है ये है गोल्ड, इसका डायामीटर दे रखा है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5। उसके बाद कह रहा है एवरी सर्कल की विड्थ जो है 10.5 बढ़ती जा रही है, एक और सर्कल बन जाएगा, विड्थ और 10.5 बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी। वो कह रहा है एरिया निकालो। अब देखो सबसे पहले का तो वैसे ही निकाल दो कि सिंपल, ये तो सर्कल है, क्या फार्मूला लग जाएगा गोल्ड वाले का, तो एरिया ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड है तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, आर हो जाएगा 21/2, 21 रेडियस और डायमीटर है, तो रेडियस क्या होता है उसका हाफ। अब मैंने 21/2 क्यों रखा है, क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, इसलिए लिखा है। मैं 10.5 लिख के भी कर सकता था बट ये ज़्यादा ईजी है। 3 आ गया, 11 आ गया, क्या बच गया 11 × 3 × 21/2। सॉल्व कर लो, 33 × 21/2। फिर कर लेते हैं जी, 21 3 का कितना होता है 63, चलो 63 का 3 6, 21 3 का 63 और 6 69/2। ठीक है, इसको काट देते हैं। अब 700 में से 7 कम है तो कितना हो गया, 350 में से 3.5 कम, 346.5। देखा बच्चों ऐसे सॉल्व करना है। अब ये तो बहुत आसान था सर्कल के एरिया। अब वो कह रहा है अगले पार्ट का एरिया निकालो, यानी कि इस पार्ट का, इस रिंग का एरिया निकालना है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग बोलते हैं। ओके, और इसका कलर दे रखा है इसने रेड, तो अब हमने निकालना है एरिया ऑफ रेड। कैसे निकालेंगे, रिंग का एक फॉर्मूला होता है बच्चों निकालने का। देखो सिंपल सी बात है, ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है। छोटे सर्कल का एरिया तो ये होता है, और बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, जब हम बड़े सर्कल का रेडियस लेके एरिया निकालते हैं तो ये पूरा एरिया निकलता है, ना कि रिंग का एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। सिंपल, ऐसे करते आए ना, तो अब भी कर देते हैं, क्या जा रहा है। तो चलिए एरिया ऑफ रेड कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना हो जाएगा, इसका 10.5 था, 10.5 और जुड़ गया, 21 हो गया अब रेडियस बड़े वाले सर्कल का। तो हमारा आर आ गया 21 और छोटा आर है हमारा 10.5। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लिया, ये हो जाता है बच्चों एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला। याद रखना, जब भी दो सर्कल रिंग जैसा बना रहे हो, समथिंग लाइक दिस, और आपको अगर ये रिंग का एरिया निकालना है तो आपके पास दो रेडियस होंगे, एक बड़ा रेडियस होगा, एक छोटा रेडियस होगा। बड़े रेडियस को आर से डिनोट करो, कैपिटल आर से, छोटे को स्मॉल आर से, और दोनों सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दो तो ये बन जाता है एरिया ऑफ रिंग। और हम बना रहे हैं, निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेड। यहाँ पे ये रेड रिंग है। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, पाई हो गया 22/7, ये वाला आर था हमारा 21 का स्क्वायर, और ये था हमारा 10.5।
ओके बच्चों, अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। लो ये हो गया 22/7 इंटू ए प्लस बी 20 और 10 31.5 इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा 10.5। ओके बच्चों, इसको कैंसिल कर दो, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 3 5 4.5 ये लो। ओके बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और पॉइंट्स की कैलकुलेशन करते वक्त खास ध्यान रखना बच्चों कि कैसे करनी है। हमारे पास पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स हैं, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से डेसिमल लगा देना। गॉट इट? चलिए, ऐसे ही तीसरे रिंग का निकाल लेना, ऐसे ही चौथे रिंग का निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल का रेडियस माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ इजी सा काम है, आप लोग कर लेंगे। 2 का मैंने निकाल के दिखा दिया। अब रेड के बाद कौन सा सर्कल है? रेड के बाद बच्चों ब्लू सर्कल है, तो क्या हो जाएगा? समझ लो ये रेड था, इसका रेडियस कितना था 21 और इसका रेडियस और 10.5 बढ़ जाएगा, यानी कि 31.5 हो जाएगा। कहाँ लिखा था हमने? ये रहा। ओके, तो अब 2 रेडियस लेने हैं, 31.5 और 21, तो यहाँ पे 31.5 लिख देना, यहाँ पे 21 लिख देना, सॉल्व कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या फ़र्क, इतना ही फ़र्क है। उसके बाद फिर 10.5 रेडियस बढ़ जाएगा, यानी कि एक 31 आ जाएगा और एक 42.5 रेडियस आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 रेडियस पुट कर देना, बड़े वाले में छोटे वाले का स्क्वायर माइनस कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये रिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं क्लीन करता हूँ इस बोर्ड को, आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे और क्लास खत्म। ओके, हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। देखिए कैसे सीखते हैं। वो कह रहा है ये कार का पहिया है, यानी कि व्हील ऑफ अ कार, जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मैंने लिख दिया 40 सेंटीमीटर है। कार चल रही है स्पीड से, किस स्पीड से? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कह रहा है 10 मिनट्स में ये व्हील कितने बार चक्कर लगा लेगा। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखो बच्चों, अब पहले तो ये देखो कि इसमें एरिया का फॉर्मूला लगेगा कि सर्कमफ्रेंस का। हमेशा समझना बच्चों, एरिया का मतलब होता है ये पार्ट कवर्ड, और सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये इसके चारों तरफ घूमना। जब पहिया घूमता है तो उसके अंदर से फर्क नहीं पड़ता, उसकी सर्कमफ्रेंस से फर्क पड़ता है। कि मान लो रोड पे ये इस जगह था पहिया, जब घूम के आएगा तो वापस इस जगह कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब हम इसको मूव कराएंगे पहिए को, तो वो मूव करके वापस इस पोजीशन पर आएगा तो कितनी दूर चला जाएगा। ऐसे लुढ़काते हैं ना पहिया, तो ऐसे लाइक दिस। तो हमारा लेना देना किससे है बच्चों? सर्कमफ्रेंस से लेना देना है, एरिया से इस वक्त लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि एक बार पहिया घूमेगा, यानी कि एक सर्कमफ्रेंस। तो हमें क्या निकालना है? एक सर्कमफ्रेंस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, देन 10 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस कितना है। यूनिटरी मेथड छोटे बच्चों वाला, कि एक बार में इतना करता है तो इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, कवर करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा। तो क्या करना है? सबसे पहले निकाल लेंगे सर्कमफ्रेंस, निकाल लेते हैं भाई, और इसको लिखेंगे क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ओके, 2 पाई आर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ऐसे ही रहने दो, काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बेवजह पॉइंट्स में आंसर आएगा। आगे देखो, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 66, टाइम कितना है? 10। कुछ फर्क दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, और नहीं दिख रहा तो बच्चों ध्यान दो। क्या फर्क है? स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है मिनट्स में। ये दोनों यूनिट्स सेम नहीं है, आपको सेम करने हैं पहले। बात समझ में आई? यानी कि या तो इसको आवर्स बनाओ या इसको मीटर्स पर मिनट बनाओ, ऐसे करके करना पड़ेगा। और ये सर्कमफ्रेंस किस में है? ये सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर पर मिनट में कवर करना पड़ेगा। तो इसको करने की बजाय पहले क्या करते हैं? स्पीड निकालते हैं किलोमीटर में और 10 को बना देते हैं हम आर।
कि अगर एक कार 1 आवर में 66 किलोमीटर जा रही है तो 10 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10/60 आवर्स में कितनी दूर जाएगी। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया और ये आ गया 11 किलोमीटर जाएगी। गॉट इट, समझ आया बच्चों। तो यानी कि 10 मिनट में हमारी कार जा रही है 11 किलोमीटर, और एक बार जब पहिया घूमता है, टायर रिवॉल्व होता है, तो वो इतने सेंटीमीटर को कवर कर लेता है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा, चलिए यहां कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। चलिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने घूमेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस पर सरकमफ्रेंस, या पर राउंड, जो मर्जी लिख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर राउंड लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करेंगे अब, कितना है 11 किलोमीटर अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे। हाँ जी, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना। प्लीज़ ये मत बोलना कि नहीं पता, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, देखिए अगर नहीं पता तो फिर बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 2 0 और लग जाएंगे, तो ये आ गए इतने सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर्स। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 40, और ये 7 आ गया घूम के ऊपर। ओके बच्चों, अब काटना शुरू करते हैं। 2 आ गया, 0 से 0 कट गया, फिर से लिख लेते हैं 10,000 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 4। ओके, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 5000 आ गया, ठीक है, और कर लेते हैं 2500 आ गया। अब सॉल्व कर देते हैं, 2500 इंटू 7/4, 2500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 4375। लो जी, तो 10 मिनट में कार का व्हील जो है 4375 टाइम्स घूम जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। क्या करना है, पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और फिर पहिया घुमाना है हमें, और ये देखना है कि एक बार पहिया घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बच्चों, इस पे एक बात याद आ गई, आपसे शेयर करता हूँ। चलो, जब हम कॉलेज में थे, ठीक है, अपने कॉलेज के टाइम के बता में, तो रैगिंग होती थी, अब भी होती है, खैर तब भी होती थी। आप लोग कॉलेज में जाओगे, आपकी भी रैगिंग होगी। तो हम लोग सभी करते थे रैगिंग, सभी की होती थी। तो हम टाइम पास करने के लिए, रैगिंग करने के लिए क्या करते थे कि जो बंदा स्मार्ट सा बन के कॉलेज में आता था उसे पकड़ लेते थे। हाँ भाई बता क्या है, खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है, हाँ खेलता हूँ। ग्राउंड कैसा है कॉलेज का, DU के कॉलेज के सबके ग्राउंड्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हाँ जी खेलता हूँ, ग्राउंड अच्छा है। तो हम क्या करते थे, उसे 1 रुपया, 58, 50 पैसे का सिक्का निकाल के से देते, ले नाप के आओ कि कितनी बार राउंड करके लेंथ आएगी और कितनी बार राउंड करके इसकी ब्रेड्थ आएगी। तो बच्चों, जिसने ये पढ़ा होगा वो 1 मिनट में सॉल्व कर लेगा। कैसे कर लेगा, आप अपने एक स्टेप में नाप लो कि कितनी बार वो कॉइन रिवॉल्व हो रहा है, उसके बाद अपने स्टेप्स नाप लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ईजी है ना। लेकिन जिसको नहीं आता वो लगे रहते हैं नापने में, दिमाग नहीं चलता तो कि हाँ भी नापो, और हम देखते रहते थे। अगर वो कुछ भी चीटिंग करता था तो फिर पकड़ लेते थे, और सीनियर से डर के रहना पड़ता है। तो दिमाग वाली बात बता रहा हूँ आपको कि क्या करना, अगर ऐसा कभी हो जाए तो अपना एक स्टेप नापना, एक स्टेप में कितना है, देन स्टेप में नाप के मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और कहना जी इतने आंसर हैं, इतने बार कॉइन रिवॉल्व करोगे तो लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। गॉट इट। शिक्षा दे रहा हूँ आगे के लिए, स्मार्ट बनो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों बराबर है, तो बताओ उसका रेडियस क्या होगा। एक सर्कल है, जितना इसका पेरीमीटर है न्यूमेरिकली, क्योंकि फर्क होता है, पेरीमीटर हमेशा फॉर एग्जांपल रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो वैसे तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटीमीटर कैन नेवर बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर।
बट वो कह रहा है न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली यानी कि इसको हटा दो तो जो नंबर आएगा वो इक्वल है। तो बताओ रेडियस कितना होगा। कोई बात नहीं, लो जी, ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया हो गया, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट गया। ओके बच्चों, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर नीचे चला जाएगा, आर से पावर कट गई, r इज इक्वल टू 2। तो अगर किसी सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स है, सेंटीमीटर मीटर वट एवर 2 यूनिट्स है, तो उसका सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया न्यूमेरिकली क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, निकाल के सॉल्व नहीं करना, लेंथी मेथड्स नहीं लगाने। मैं हमेशा इजी और स्मॉल, छोटा और आसान सा रास्ता ढूंढता हूं ताकि क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ आई होगी। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला था, बाकी तो बहुत आसान थे, कुछ भी नहीं था। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार क्लासेस को। तुम लाइक करोगे तभी हमारी इच्छा होती है और मेहनत करने की कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ओके, सो क्लास को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ओके बच्चों, तो आज हमारी 12.1 खत्म हो गई। अगली क्लास में 12.2 करेंगे, देन उससे अगली क्लास में 12.3 करेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप कीमती हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।